In this lecture, we will cover refractive index or absolute refractive index, relative refractive index, factors affecting the refractive index, principle of reversibility, and lateral shift. जनरल लैंग्वेज में जो हम वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें हेल्प करती है ये प्रेडिक्ट करने में कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम to the speed of light in any medium. ध्यान से, the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in any medium is known as refractive index of that medium with respect to air or vacuum, or absolute refractive index of that medium. मैथमेटिकल इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए तो उसके लिए चलो समझ लेते हैं। सपोज कर लो हमारा एक मीडियम है दिस वन, और लाइट ट्रेवल करेगी एयर से मीडियम में। दिस इज एयर एंड दिस वन इज द मीडियम। तो लाइट जब एयर से मीडियम में जाएगी, अब एक बात ध्यान रखने की है कि हर एक मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वैक्यूम छोड़ दिया जाए, मीडियम है तो तय बात है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर तो डेंसर होगा, देन क्लियरली लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल की ओर जा रही। अब मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c है और मीडियम में v है, तो फिर कैसे डील करेंगे? तो पहले चीज नोटेशन पर ध्यान देते हैं, नोट करते हैं इसको ANM और AμM, दोनों रिप्रेजेंटेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो एक्सप्रेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम यानी C/V। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो फॉर्मूला पहले क्या हो गया? जनरली हम n से नोट करते हैं ANM = C/V। तो दिस वन विल बी द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो पार्ट 1 था इस मेरे लेक्चर का, उसमें क्या था कि बताया गया था कि भाई C = कितना होता है f लैम्डा एयर, दैट इज द स्पीड = प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एयर है तो एयर की वेवलेंथ, लाइक एयर में वेवलेंथ ऑफ लाइट देखी जाएगी, और जब मीडियम होगा तो मीडियम की वेवलेंथ देखी जाएगी। और यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द frequency of light remains constant because it depends upon source पे डिपेंड करती है। अब क्या करेंगे? in this expression we will substitute the value of C and V। C और V की वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू है? यानी ANM = f lambda air to the f lambda medium। क्लियरली पता चल रहा है, f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? you will get ANM = lambda air to the lambda medium, and this one is very much important expression। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि लाइट हर बार एयर से वैक्यूम में जाए, एयर से मीडियम में जाए। हो सकता है ये वाटर टू ग्लास जा रही हो, यानी वाटर टू मीडियम जा रही हो, वाटर टू ग्लास जा रही है, वाटर टू ग्लिसरॉल हो सकता है, ग्लिसरॉल टू ग्लास हो सकता है, ग्लिसरॉल टू डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर बार एयर नहीं हो सकता। इन दैट सिचुएशन we learn about the relative refractive index। ये क्या होता है? The ratio of speed of light in the medium 1, मान लो ये medium 1 है और ये medium 2 है, और लाइट हमारी जा रही है medium 1 से medium 2, और हम ये मान के चल रहे हैं the optical density of medium 2 is greater than the optical density of medium 1। जब भी कभी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि मीडियम 1 में उसकी स्पीड V1 है और मीडियम 2 में उसकी स्पीड V2 है। तो ध्यान से, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
नोट करने का तरीका होता है इसका 1 and 2, जो बाद में लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो सबसे पहले लिखा है उसके रिस्पेक्ट में से यहाँ 1 पहले लिखा है तो इसके रिस्पेक्ट में 2 बाद में लिखा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। तो क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी v1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब जैसा पिछले पार्ट में हमने किया, हम कह सकते हैं सब v1 इक्वल टू f लैम्डा 1, यानी पहले मीडियम में उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा 1 और दूसरे मीडियम में उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा 2। तो अब हमें नया एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, अब जल्दी से सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 1 and 2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 एंड दिस वन इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस। अब सवाल आता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम पर किस तरीके से डिपेंड करता है। Here we get one very important result. As we got 1 and 2 equal to v1 upon v2. Now think, can we write it as cv1 upon cv2? What is c over here? C is equal to speed of light in air or vacuum. Then we can write it as C upon V2 upon C upon V1. अगर कुछ याद हो तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था A and M is equal to C upon V, where V was the speed of light in the medium. So we can say C upon V2 means A and 2. That means refractive index of medium 2 with respect to air, while C upon V1 can be written as A and 1. So we will get 1 and 2 is equal to A and 2 upon A and 1. Or in general, we can write it as 1 and 2 is equal to n2 by n1. अब बात आएगी कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट इसको समझने के लिए लेट अस सी, सपोज ऐसा हो कि लाइट जा रही हो वाटर टू ग्लास। इन दैट सिचुएशन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देन क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फॉर दैट, by the last result 1 and 2 is equal to n2 by n1, we can write it as ng, that is refractive index of glass upon refractive index of water. And we know the value of refractive index of glass, ng, that means a and g, it is 3 by 2, and a and w, that is refractive index of water with respect to air, it is 4 by 3. So what should be the result? Refractive index of glass with respect to water will be 3 by 2 upon 4 by 3, so result will be 9 by 8. So this section is going to become very much important. यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर अफेक्ट करता है। तो बेसिकली 3 फैक्टर होते हैं जो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं, जिनका असर दिखाई पड़ता है। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम से पहला सेंस क्या है। देखो, मीडियम की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। लिक्विड गैसेस फॉर्म हो सकती है, लिक्विड फॉर्म हो सकती है, या फिर वो सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है। तो ये क्या करेगा, हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो क्वांटिटी है जो हमें हेल्प करती है ये प्रेडिक्ट करने में कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल बेंड करेगी तो ज़्यादा बेंड करेगी, कम बेंड करेगी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सिचुएशन। तो तय बात है साहब कि अगर
वो गैस से लिक्विड में जाएगी तो बेंडिंग का एक लेवल होगा, लेकिन गैस से अगर सॉलिड में जा रही है यानी एयर से सॉलिड में जा रही है तो बेंडिंग का दूसरा लेवल हो जाएगा। उसी तरीके से लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो बेंडिंग का एक लेवल होगा, और सॉलिड से लिक्विड में आ रही है तो बेंडिंग का दूसरा लेवल हो जाएगा। तो नेचर ऑफ मीडियम पहला असर डालता है। दूसरी बात आती है कलर और वेवलेंथ। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। कलर और वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। डू यू नो देयर आर 7 कलर्स इन द व्हाइट लाइट, विबग्योर जिसे बोलते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। तो सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर इसके पास है, लोवेस्ट वेवलेंथ या स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, कुछ भी कह सकते हैं, एंड इट विल हैव longest. इन दिस सीरीज, मतलब विबग्योर की सीरीज में रेड के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर के पास है। तो यहां पर बात आती है कि मान लो यहां अगर लाइट आती, ठीक है, वॉयलेट आएगी तो उसकी बेंडिंग जितनी कम वेवलेंथ है उतनी ही ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी, और जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी ही कम बेंडिंग होगी। यानी अगर हमसे कोई प्रिडिक्ट करने कहते तो हम कहेंगे, अगर बेंडिंग दो इसमें डिफरेंट को देखते तो कह सकते थे दिस वन इज फॉर वायलेट कलर एंड दिस वन इज फॉर रेड कलर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एक बात याद करो, आप जब आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे तो आपको एक बात बताई गई थी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फाइनली ये होता है sin i by sin r, 1 and 2 इक्वल टू sin i by sin r। अब जब ध्यान से देखो, वॉयलेट कलर के लिए r की वैल्यू बेहद छोटी है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ r फॉर रेड कलर, यानी RV is smaller than R red, राइट। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो साइन R की वैल्यू भी कम हो जाएगी। जब साइन R की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। यानी अब देखो वॉयलेट कलर क्या है, वॉयलेट कलर एक ऐसा कलर है जिसके पास स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, स्मॉलेस्ट लोवेस्ट वेवलेंथ है अमंग द विबग्योर की सीरीज में सबसे छोटी वेवलेंथ वॉयलेट के पास है। इसका सीधा सेंस निकला कि वॉयलेट के लिए सबसे कम RV की वैल्यू होगी, मतलब R की वैल्यू, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लोवेस्ट किसके लिए होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी लोवेस्ट फॉर द वॉयलेट कलर एंड ग्रेटेस्ट फॉर रेड कलर, बाकी सबके इन बिटवीन लाई करेंगे। तो क्या पता चल रहा है, अगर R की वैल्यू लोवेस्ट है तो सिंपल सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का होता है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए होता है। यानी कलर और वेवलेंथ यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट असर डाल रही है। वॉयलेट कलर के लिए लोवेस्ट ग्रेटेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड कलर के लिए लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम के लिए देखा जाए, यानी NV is greater than NR, refractive index of violet color is greater than refractive index of red color। तो अब जो बात ध्यान रखने की, इसका सीधा सेंस क्या निकला, NV is greater than NI, that is indigo, is greater than refractive index of blue color, is greater than refractive index of green color, is greater than refractive index of violet color, is greater than refractive index of orange color, is greater than refractive index of red color। This result is going to be very much important for the further studies। Now another issue, this is temperature, another deep learning part। टेम्परेचर कैसे असर डाल सकता है, चलो इसको समझते हैं। अच्छा क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि जब मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक कि क्या होगा यहाँ पर।
सो when you will increase the temperature, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रिफ्रैक्टिव ऑप्टिकल डेंसिटी है डिक्रीज करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करने का सीधा सेंस क्या निकल रहा है? ऑप्टिकल डेंसिटी जब भी कभी डिक्रीज करेगी, लाइट का सिस्टम के अंदर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, कम टाइम एब्जॉर्ब करी जाएगी, कम टाइम एब्जॉर्ब करी जाएगी तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका सीधा मतलब क्या निकला? हमने पढ़ा था n=c/v, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो v की वैल्यू भी वहां पर बढ़ जाएगी। v की वैल्यू v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सीधा मतलब क्या? जैसे ही v बढ़ेगा n की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करने से स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगी। एज स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे डिक्रीज कर सकती है, तो इसको ऐसे समझो, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है। मस्टर्ड ऑयल को जब आप ठंडे उस पर देखेंगे ना तो काफ़ी विस्कस गाढ़ा दिखाई पड़ता है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी भी साइंटिफिकली ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर उसकी। लेकिन जैसे ही उसको आप हीटअप कर देते हैं, जब कढ़ाई में डालते हैं तो क्या, पैन में डालते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विफाई होता है, बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाता है, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इमीडिएटली बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डीपर रिजल्ट। अब अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ पर हमें बहुत सी दूसरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में है। किस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट समझते हैं। सपोज करो कि लाइट ये कह देते हैं, मान लो मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2, और लाइट यहाँ जा रही थी और आगे आपने मीडियम के अंदर एक मिरर लगा दिया। यहाँ पर लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती, मानते हैं स्ट्राइक्स नॉर्मली। नाउ थिंक, लाइट कैसे जा रही थी? लाइट इधर से इधर जा रही थी। अब क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? भाई यहां पर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो लाइट तो वापस जाएगी। कैन यू सी? लाइट विल ट्रेवल ऑन द सेम पाथ बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? कहते हैं कि इफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस हैज इट्स पाथ रिवर्स्ड, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड ऑब्लिक और रिफ्रैक्शंस हैज इट्स पाथ रिवर्स्ड एट एनी स्टेज, it travels back to the source on the same path but in the reverse direction। ये सोर्स को वापस चली जाएगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी तो ठीक है, जहाँ से आई है, सपोज यहाँ पर सोर्स था तो ये सोर्स के पास चली जाएगी। लेकिन बात है कि इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट अस डील विद इट। Let's draw the lines again। तो यहां हमने लगा दिया था मिरर। ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था। मीडियम 1 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये रहा R, राइट। तो अब ध्यान से देखने की बात है, हम स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। स्नेल्स लॉ इज देयर इन द माय फर्स्ट लेक्चर। तो 1 से 2 में जब लाइट जा रही है, व्हेन लाइट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम 1 and 2 बोलेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी? sin I by sin R। और फिर क्या किया आपने तो लगा दिया है मिरर। लाइट विल गो बैक ऑन द सेम पाथ बट इन रिवर्स डायरेक्शन। अब लाइट कहाँ से जा रही है? लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम 2 से मीडियम 1 में। जब 2 से 1 में जाएगी तो इट विल बी 2 and 1, नॉट 1 and 2। जिस मीडियम से जाएगी उसको पहले और जिस मीडियम में जाएगी उसको बाद में लिखा है। तो अब पहले क्या था? इन द फर्स्ट केस लाइट वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम, तो 1 and 2। अब जा रही है सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम, तो 2 and 1। अब क्या होगा? इन दिस सिचुएशन यू कैन सी
अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई सेकंड से 1 में जा रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब क्या है, इट विल बी i। स्टिल अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मिला क्या, एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 and 2 इंटू 2 and 1, क्या मिलेगा, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई। मुझे तो लग रहा है सब लोग घर चले गए, साइन आर साइन आर साइन आई क्या बचा, 1, एंड दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी हमें एक इंपॉर्टेंट ये मिल रहा है कि 2 and 1 इक्वल टू 1/1 and 2। क्यों, देखो देखो, जब हम केस डील करते हैं, लाइट हमारी सपोज कर लो एयर से ग्लास में जा रही थी, या सॉरी वाटर टू ग्लास में जा रही थी, जाने दो, लेकिन पता चला थोड़ी देर बाद लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, तो हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, ग्लास का पता होगा। जब ग्लास का पता है तो ठीक है, लेकिन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ध्यान से सोचने की बात है, सपोज कर लो ये वाटर है और ये ग्लास है, लाइट वाटर से ग्लास में गई तो ठीक है आपको पता है, या फिर एयर दे देते हैं, एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास की सेंस में क्या होगा कि ए एंड जी की वैल्यू होती है 1.5, हमें पता है, लेकिन तब जब लाइट ट्रेवल करेगी ग्लास टू एयर, इन दैट केस हाउ कैन वी डिटरमाइन इट, हमें तो नहीं पता, तो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हेल्प अस। जैसे जब ए एन जी की वैल्यू बोली गई इट इज 1.5 और 3/2, दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो फिर जी एन ए दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, एंड बाय दिस एक्सप्रेशन इट विल बी 1/ANG that is 2/3, and this is going to be very much helpful for us. So this is the information first we get from the principle of reversibility. तो क्या बात यहीं पूरी हो जाती है, नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। क्या होगा, सपोज कर लो ये मीडियम 1 था, फिर मीडियम 2 था, फिर वापस लाइट मीडियम 1 में आ गई। वैसे तो बहुत सारे मीडियम आप बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीडियम 1 के लिए मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई है हमारा, अब आई है, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुई और चली गई यहाँ पर, तो दिस वन सपोज आर है, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल ये भी आर हो जाएगा। अब लाइट वापस मीडियम 1 में आएगी, लाइट विल गो इन द मीडियम 1। ना क्वेश्चन अराइज, लाइट अगर मीडियम 1 में जा रही है तो तय बात यहाँ कोई एंगल होगा, इट विल इमर्ज एट सर्टेन एंगल, तो वो एंगल कैसे मेजर होगा, हाउ कैन यू मेजर दिस एंगल, सो फॉर दैट एक काम कर लेते हैं। देखो पहले केस में जब लाइट हमारी चल रही थी मीडियम 1 से मीडियम 2 के लिए, तो हम कह देंगे 1 and 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और जब 2 से 1 में जा रही है, यानी यहाँ इन दिस केस 2 से जब 1 में जा रही है, तो हम कह सकते हैं 2 and 1 विल बी इक्वल टू साइन आर अपॉन, अब देखो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आर दिख रहा है और एंगल ऑफ इमरजेंस ई दिख रहा है, तो यहाँ पर होगा साइन ई। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, क्या मिलेगा, वी विल गेट साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2 and 1। लेकिन हमने तो ये पढ़ा इसकी तो कुछ वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 1, और यहाँ दिखाई पड़ा साइन आर और साइन आर चले गए, क्या बचा, साइन आई बाई साइन ई इक्वल टू 1, देयरफॉर वी विल गेट साइन आई इक्वल टू साइन ई, देयरफॉर आई इक्वल टू ई। व्हाट इज दैट, इट सेज कि अगर लाइट वापस पहले कितने भी रिफ्रैक्शन सफ़र करके आ रही हो, अगर वापस पहले मीडियम में आ रही है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस। अब अगर हम पिछले केस को ध्यान से देखें तो दिखाई पड़ रहा है अगर लाइट वापस पहले मीडियम में आ गई तो जाना उसको इधर था, लेकिन अब वो जा इस तरीके से रही है, यानी यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पैदा हो गई है,
Can you see? And this distance is known as lateral shift. So what is lateral shift? Lateral shift, it is the normal distance between the incident ray. This one is the incident ray. Incident ray. The normal distance between the incident ray and the emergent ray. This one is the emergent ray, EA. The normal distance between the incident ray and the emergent ray is known as lateral shift or lateral displacement. अब बात आएगी कि ठीक है तो हाउ टू मेजर इट, कैसे मेजर करेंगे? तो चलो साहब इसको मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के लिए कुछ नेमिंग करनी पड़ेगी। तो पहली चीज एंगल्स मेंशन करते हैं। इट इज आई, दिस इज आर, दिस इज आल्सो आर, और इसकी तो वैसे नीड नहीं है, छोड़ देते हैं, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको नीचे एक्सटेंड कर देते हैं। इस पॉइंट नाम ए देते हैं, इसका बी, इसका सी, और मेजर इसको करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, सी डी विल रिप्रेजेंट द लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दिस वन इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसको यहाँ पर सी डी से भी नोट कर सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से कि अगर दिस वन इज आर, सो दिस वन विल बी आई माइनस आर, दिस वन इज गोइंग टू आई माइनस आर। तो धीरे धीरे पता लगाते हैं कि भाई क्या होगा, व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर सी डी। सी डी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? तो आपने कहा LD, that is lateral displacement, is equal to CD। या चलो ठीक है CD। अब CD कैसे निकालें? हमने कहा कि पता लगाना है। हमने कहा ठीक है, ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ADC you will get something CD upon AC is equal to sin I minus R। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बात देखो, एक्चुअली हमें ये थिकनेस पता होती है। वी नो द थिकनेस ऑफ द मीडियम, मीडियम की थिकनेस हम जानते हैं। तो CD पता लगाने के लिए ये अब हमें पता नहीं है, तो हमें किसी ये पता चल जाए, क्योंकि हमें ये पता है, यानी AB पता है। AB से हम AC पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, और AB से AC, AB से AC और AC से CD पता लगा सकते हैं। तो हमने इसी पाथ को चूज किया रिवर्स डायरेक्शन में। CD को AC के टर्म में और AC को AB के टर्म में जैसे निकालेंगे, वी विल हैव द वैल्यू, हमारे पास वैल्यू होगी। तो चलो प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट CD इक्वल टू AC साइन I माइनस R। अब AC कैसे निकलेगा? तो ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, तुम खुद सोचो कि इन विच ट्रायंगल वी कैन फाइंड द टर्म AC। AC मिल जाएगा। तो आपने कहा इन ट्रायंगल ABC, if you pay attention you will find AB upon AC is equal to sin R। so it is cos R। मेरी गलती यहाँ पर, it is cos R, ये cos R होगा। अच्छा, अभी cos R हो गया तो क्या मिलेगा? we will get AC is equal to AB upon cos R, और AB क्या है? AB is T, AB की वैल्यू T के बराबर है, T अपॉन cos R is equal to AC। अब जो ये वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को इन दिस इक्वेशन। वी विल गेट CD is equal to T sin I minus R upon cos R। So this is CD, that is LD। You may say lateral displacement is equal to T sin I minus R upon cos R। You can pause the video at this place, go through the derivation कि derivation कहाँ से लेके आए, क्या टर्म लेके आए। Now proceed further। This is the last section of this discussion कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटरल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 5 फैक्टर्स। नेचर ऑफ द मीडियम, डेफिनेटली
असर डालेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। सेकंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने फॉर्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले, एल टी स्क्वायर टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब क्लियर फैक्ट है, जैसे जैसे आई बढ़ता है आई के रिस्पेक्ट में आर उतनी तेजी से चेंज नहीं होता, मतलब जो चेंज इन आर है वो बिट स्लो होता है। तो आई बढ़ने के साथ आई माइनस आर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आई माइनस आर का डिफरेंस बढ़ता है, यानी कुल मिलाकर के साइन, यहाँ पर सपोज से दिस आई माइनस आर इज थीटा, तो वैल्यू क्या बनेगी साइन थीटा। तो आपने कहा एज आई विल इंक्रीज आई माइनस आर विल इंक्रीज, आई माइनस आर विल इंक्रीज थीटा। अब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंगली लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट। व्हाट डू यू थिंक, लाइट कलर का क्या असर पड़ना चाहिए? वी हैव विबग्योर, विबग्योर मींस lowest wavelength, smallest wavelength, that is for violet color, and greatest wavelength for red color among Vibgyor। Vibgyor की अगर बात करें तो उसमें सबसे कम वेवलेंथ वॉलेट के पास, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड के पास है। तो इस हिसाब से क्या असर पड़ना चाहिए इसका, लेट अस सी। सपोज कर लेते हैं कि सारे कलर, मतलब जो भी कोई कलर आप चूज करें, दो कलर्स चूज करना चाहें तो मतलब रेड और वायलेट कोई चूज करते हो, दोनों सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आए। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वायलेट अपने पास से ज़्यादा डेविएट करेगा एज कंपेयर टू द रेड कलर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्लियर फैक्ट। क्योंकि सेम एंगल जिस एंगल पर आए उसी में इमर्ज करना है, then you can understand, you can see रेड कलर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर द वायलेट कलर। यानी जैसे अब देखो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेवलेंथ लैम्डा, दिस वन फॉर रेड कलर, दिस वन फॉर द वायलेट कलर। तो लैम्डा वी इज स्मॉलर देन लैम्डा आर, और लैम्डा आर के लिए हमने क्या देखा, यहाँ जो हमारे सामने लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज फॉर रेड कलर एंड दिस लोअर वन इज फॉर वॉलेट कलर, लेटरल डिस्प्ले फॉर वॉलेट कलर। तो क्या दिखाई पड़ रहा है, स्मॉलर द वेवलेंथ ग्रेटर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलर द वेवलेंथ, वेवलेंथ जितनी छोटी है उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, और ग्रेटर द वेवलेंथ, greater be the wavelength, smaller be the lateral displacement। यानी लैम्डा इंक्रीज करने के साथ में lateral displacement डिक्रीज करता है। दिस इज अनदर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब बात आती है थिकनेस। ये थिकनेस कैसे असर डाल रही होगी, लेट अस सी। सपोज हमारी स्लैब की थिकनेस सिर्फ इतनी थी, अगर ये थिकनेस थी तो क्या होगा, लाइट आएगी और ये बेंड हो गई और यहीं से इमर्ज कर जाती। अगर यहीं से इमर्ज करती तो व्हाट हैपेंस, क्या होता, दिस वन कुड बी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर हमने इसकी थिकनेस को बढ़ा दिया, यहां से यहां लेके आ गए, इतना बड़ा कर दिया, अब क्या होगा, लाइट अभी और इसी पाथ पर ट्रेवल होते हुए आती, फिर यहां से जाकर के फिर ये रिफ्लेक्ट होती। अब क्या दिखाई पड़ रहा है, कैन यू सी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर क्या असर पड़ा। जब पहले थिकनेस T1 थी सिर्फ इतनी, और अब थिकनेस T2 है इतनी, तो क्या दिखाई पड़ रहा है, सेकंड केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा बढ़ गया है। यानी एज थिकनेस विल इंक्रीज, as thickness T will increase, lateral displacement will also increase. This is third result. अब आखिरी बात आती है टेम्परेचर ऑफ मीडियम। क्या होगा जब टेम्परेचर ऑफ मीडियम बढ़ेगा, जैसा पहले हुआ कि ऑप्टिकल डेंसिटी इमीडिएटली डिक्रीज करेगी,
अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी यानी पहले कंपेयर मीडियम थोड़ा सा रेयरर हो जाएगा। जब मीडियम थोड़ा रेयरर होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट पहले के कंपेयर में कम रह जाएगी। लेट अस डिस्कस इट। एक मीडियम लेते हैं और मीडियम की एक सिचुएशन हमारे सामने है कि मीडियम पहले ठंडा था तो एक बेंडिंग हुई। ठीक, एक बेंडिंग हुई, इस रिस्पेक्ट में हमें मिलेगी एक लेटरल शिफ्ट। नाउ थिंक ऑफ सिचुएशन, अगर मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, मीडियम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लाइट पहले के कंपेयर में कम बेंड करेगी। कम बेंड करेगी, कम बेंड करेगी तो सिंपल सी बात है, कम बेंडिंग कम हुई है, इसका मतलब इमरजेंस तो वैसे ही होनी है। तो क्या हो जाएगा, पहले कंपेयर में अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा। यानी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, एज टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेयरनेस ऑफ मीडियम विल इंक्रीज, दैट मीन्स द मीडियम विल बिकम ऑप्टिकली रेयरर। रेयरनेस अगर बढ़ जाएगी उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो कुल अगर हम रिजल्ट को सारे रिकॉल करके देखें तो यहाँ पर आई बढ़ रहा था, इस रिस्पेक्ट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पर वेवलेंथ जब बढ़ रही थी उस रिस्पेक्ट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा था। अगर याद कर सके केस को तो लैम्डा वी के केस में एल था और लैम्डा आर के केस में ये एल था। और हमने देखा था कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड कलर है वो स्मॉलर है लेटरल डिस्प्लेसमेंट फॉर वॉलेट कलर। तो यानी वेवलेंथ बढ़ेगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा। थिकनेस बढ़ने के साथ में क्या हुआ, थिकनेस बढ़ रही थी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था। एंड द लास्ट रिजल्ट, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। Still, if you have any question, write in the comment box. Till that, thank you so much.